हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी देख रहे थे और इसमें हम लोग 2 चैप्टर सेल और उत्तक यानी कि टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सेल का बहुत लंबा चैप्टर था, उसमें एमसीक्यू भी था, उसको कवर कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखने वाले मस्कुलर सिस्टम यानी पेशीय तंत्र। मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। यह हम लोग इससे पहले जो उत्तक वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़ चुके थे। सबसे लंबी मांसपेशियां सार्टोरियस जांघ में है और सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिस कान की है। सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस यानी नितंब पेशी है, या नितंब पेशी मत याद रखिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही आपसे पूछता है, तो यह तीनों बात आपको याद रखना है। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस है, सार्टोरियस जांघ में। ठीक है, और सबसे छोटी स्टेपिस कान में, और सबसे बड़ी है मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस बड़ी। मैक्सिमस से आप याद रख सकते हैं, मैक्सिमम यानी बड़ी है। ठीक है, जांग का आपको सार्टोरियस याद रखिएगा। 639 है, 639 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो हम मार्क करते हैं उसको ज़रूर याद रखा कीजिए। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होती है। जब आप बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं पहली बार, तो आप देखेंगे कि एक अकड़न सा महसूस करते हैं आप, वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। यह तरल पदार्थ को साइक्रोप्लाज्म कहते हैं। यह साइक्रोप्लाज्म के बारे में भी हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे। इस उत्तक का मुख्य कार्य जीवों को प्रचलन में मदद करना है, जीवों को चलने में मदद करना है। ठीक है, यह जो उत्तक है इसका काम क्या है? जीवों को चलने में मदद करना है, यानी कि कोई काम हो रहा है तो इसमें हम लोग कौन कौन सा बात याद रखेंगे? सबसे पहली बात तो मायोसिन नामक प्रोटीन होता है। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकाव महसूस होता है। यह कोशिकाएं जो होती है लंबी कोशिकाएं होती है। इसमें तरल पदार्थ कौन सा भरा होता है? साइक्रोप्लाज्म, या पिछली कक्षा में भी देखे थे। और मुख्य कार्य क्या होता है? जीवों में प्रचलन में मदद करना। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन, लैक्टिक एसिड जमाव, लंबी कोशिका, साइक्रोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ भरा रहता है और प्रचलन में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियां वॉलेंट्री स्ट्रिप्ड मसल्स। ये मांसपेशियां ऐच्छिक, अनैच्छिक 3 प्रकार का है इसमें। ठीक है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। तो ऐच्छिक मांसपेशियों के बारे में देखते हैं। वॉलेंट्री स्ट्रिप्ड मसल्स, ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है, अतः इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाया जाता है। इस पेशी का कुल भाग शरीर के कुल भाग का 50% होता है। तो ऐच्छिक मांसपेशी के बारे में क्या है कि वह मतलब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। हमारा हाथ हमको चलाना है, ठीक है, पैर चलाना है, तो यहाँ पर क्या होता है? ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती है। ठीक है, ताकि हम गति कर पाएँ जब हमारा मन करे। ये मांसपेशी कंकाल से जुड़ी होती है तथा इन्हें कंकालीय पेशी भी कहते हैं। ये लाइट बैंड तथा डार्क बैंड इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और यह कुल शरीर का कितना प्रतिशत भाग होता है? 50% होता है। ठीक है, तो यह कुछ बात आपको याद रखना, इच्छा अनुसार। ठीक है, इसी के कारण हम गति कर पाते हैं। यह कंकाल से जुड़ी होती है, इसलिए कंकालीय पेशी कहते हैं। लाइट बैंड और डार्क बैंड होता है, इसमें 50% कुल भार होता है इसका। अनैच्छिक
पेशियाँ अनवॉलेंट्री स्ट्रिप्ड या अनस्ट्रिप्ड मसल, ये पेशियाँ हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं क्योंकि ये कंकाल से नहीं जुड़ी रहती। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाए जाते हैं। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस, वृषण, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी में पाए जाते हैं। तो ये अनवॉलेंट्री होता है, ये अपने आप मतलब यह हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, यह अपने आप काम करता है। ठीक है, जब इसको लगता है कि काम करने का ज़रूरत है, मतलब यह इसको माइंड कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यह पेशी क्या होता है, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। इसमें यह कंकाल से नहीं जुड़ी रहती है। ठीक है, इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं होते हैं। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस, वृषण, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, आइरिस में, वृषण में, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी, इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हृदयक पेशियाँ, कार्डियक मसल। ये अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है। ठीक है, जो हृदय में पाया जाता है। माने दो ही प्रकार का होना चाहिए था, मतलब एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हृदयक भी डाल दिया है क्योंकि हृदय का जो मसल्स होता है यह हमारी इच्छा अनुसार तो काम नहीं करता है, लेकिन एक इसको अलग कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, यह अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। यह हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सेलोक्सर नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फैल जाती है। ठीक है, तो हृदयक पेशी के बारे में देख लिए। बस हृदय में जो पेशी रहता है उसको हृदयक पेशियाँ कहते हैं। यह भी अनैच्छिक पेशी का ही भाग है। रिमार्क में क्या लिखा हुआ है कि एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, सेलोक्सर नामक पेशी। ठीक है, जो पेशी जोड़ने का काम कर रहा होता है उसको कहते हैं सेलोक्सर। ठीक है, जबकि एक्सटेंसर नामक पेशी जो होता है वह उसको फैलाने का काम करता है। ठीक है, पेशी के कारण फैल जाती है, जो पेशियाँ रहती है वो फैल जाती है। ठीक है, सेलोक्सर और एक्सटेंसर याद रखिएगा। सेलोक्सर से क्या होता है, सिकुड़ जाती है, और एक मांसपेशी दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सेलोक्सर नामक पेशी के कारण यह सिकुड़ जाती है। एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण यह फैल जाती है। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। एक है सेलोक्सर जिससे कि सिकुड़ता है, और एक्सटेंसर तो आप ये को याद रहेगा क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फैला रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पेशी और इन सब चीज़ों का नाम दिया हुआ है, फोटो। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे लंबी पेशी जो हम लोग देखे थे ग्लूटियस मैक्सिमस, वो वाला है। ठीक है, उसके बाद कान में स्टेपिस देखे थे। चलिए आगे हम लोग अब कुछ हम लोग स्मरणीय तथ्य में आते हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो पहला पॉइंट है, रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ पादपों में भी पाई जाती है। तो रेखित या ऐच्छिक पेशियाँ दोनों एक ही बात है, वही जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, यह जो वॉलेंट्री मसल्स था। ठीक है, उसी के बारे में बता रहा है। तो यह पादपों में भी पाई जाती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि यह पादपों में भी पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनती है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए जब भ्रूण में बच्चा होता है तो उसमें जर्म लेयर होता है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके बच्चा बनना शुरू होता है। ठीक है, तो उसमें 3 तरह के लेयर होते हैं, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, 3 लेयर में से एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और एक एंडोडर्म होता है। ठीक है, 3 लेयर हैं। देखिए पहला एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो 3 लेयर में से जो पहला लेयर होता है एक्टोडर्म, उसी में तंत्रिका कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, मस्ट कोशिकाएं सेरोटोनिन, हेपेटिन तथा हिस्टामिन का स्रावन करती है। मस्ट कोशिकाएं सेरोटोनिन, हेपेटिन तथा हिस्टामिन का स्रावन करती है। तंत्रिका उत्तक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। तंत्रिका उत्तक, ये मस्ट कोशिकाएं वाला याद रखिएगा कि मस्ट कोशिकाएं क्या करती है, सेरोटोनिन, हेपेटिन और हिस्टामिन का स्रावन करती है। तंत्रिका उत्तक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। उत्तेजनशीलता का कार्य कौन करता है, तंत्रिका उत्तक करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। ठीक है, यानी कि कोई सेल में 80% से ज़्यादा क्या है, वह जल पाया जाता है।
शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। यह तो हम लोग को सबको पता है कि जो भी चीज़ शरीर में बना हुआ है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। तो तंत्रिका तंतु यानी कि तंत्रिका ऊतक जो है तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा आएगा? उसमें आएगा अस्थि, रक्त, ठीक है, ये सब, या लसिका, यह सब जो है यह कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तंत्रिका तंतु जो हुआ है नर्वस टिश्यू का भाग है। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है, ठीक है। तो हम लोग मायोसिन के बारे में तो पढ़े ही थे कि मायोसिन प्रोटीन से पेशियां बनती है, लेकिन रेखित पेशी में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा प्रोटीन है? तो मायोसिन और एक्टिन, ठीक है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। रुधिर यानी ब्लड जो है वह भी एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीसेट ने किया था। तो यह बात याद रखिएगा कि सबसे पहले ऊतक शब्द का यूज़ किसने किया था? बीसेट ने, ठीक है। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है, ठीक है। यानी कि ब्लड और कोशिका के बीच में जो मतलब जो भी चीज़ आदान प्रदान करना होता है वह किसके थ्रू होता है? ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंगों जैसे कि जिन्हा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इपिथेलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। तो यह हम लोग पहले भी पढ़े थे। इपिथेलियम मतलब ये जो ऊतक वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़े थे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम होता है? त्वचा बनाने का काम होता है। तो यह जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी अंग दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्या होगा? एक रक्षात्मक आवरण, त्वचा जो होगा वह एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ होगा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भव घनाकार उपकला द्वारा होता है। तो यह घनाकार उपकला क्या है? देखिए, जो उपकला ऊतक होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग शेप के आधार पर उनको बांटा गया है। तो इसके बारे में तो इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत प्रकार का होता है। तो उसमें से एक प्रकार है घनाकार उपकला, जो कि क्यूब के साइज का होता है, मतलब क्यूब जैसा दिखता है, ठीक है। तो जब त्वचा पर चोट लगती है तो उसके बाद उसको फिर से पुनरुक्ति के लिए यानी फिर से भरने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि कहीं पर चोट लगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड बहेगा, तो ब्लड को क्लॉट किया जाएगा। फिर ब्लड क्लॉट करने के बाद यहाँ सेल का निर्माण होगा। सेल का निर्माण होगा क्यूब टाइप का एक जो सेल होगा उसके द्वारा यहाँ पर सेल का निर्माण होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है घनाकार उपकला। तो त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भव मतलब कि फिर से पुनरुद्भव कैसे होगा? तो घनाकार उपकला द्वारा होता है, ठीक है। क्योंकि उपकला बहुत प्रकार के होते हैं, उतना प्रकार आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पर मतलब उस बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगर कभी और हमको पढ़ाना होगा तो, लेकिन यहाँ पर जो बातें दी गई है उस पर हम आपको बता दे रहे हैं कि घनाकार उपकला जो होता है यह उपकला ऊतक का ही भाग है बहुत सारा, ठीक है। उसमें से एक है घनाकार उपकला, जिससे कि त्वचा पर जो चोट लगता है वह उसको फिर से बनाने के लिए इस उपकला का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस सेल का यूज़ किया जाता है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती है। इससे पहले भी मास्ट कोशिकाएं के बारे में पढ़े थे कि मास्ट कोशिकाएं सेरोटोनिन, हेपेटिन और हिस्टामिन का स्रावन करती है, ठीक है। तो मस्ट कोशिका के बारे में बार बार आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मस्ट कोशिका जो होता है वह शरीर के प्रतिरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जब भी कहीं एलर्जी हो, चोट लगे या कुछ भी मतलब इस तरीके का चीज़ हो तो उसके लिए मस्ट कोशिकाएं जो होती है उसको घाव भरने का काम करती है, ठीक है। और इससे 2-3 तरह का जो यहाँ पर देखे थे कि 2-3 चीज़ों का, जैसे सेरोटोनिन, हेपेटिन, हिस्टामिन, ये सब इसका स्रावन होता है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। और यह कनेक्टिंग टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह संयोजी ऊतक का भाग होता है।
संयोजी उत्तक में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि संयोजी उत्तक ब्लड को कहते हैं और ब्लड में ही मस्ट कोशिकाएं होती है, ठीक है। और यह मस्ट कोशिकाएं क्या काम करती है? शरीर में अगर किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो, किसी तरह का चोट लग जाए तो उसमें क्या होता है, यह वहाँ पर प्रतिरक्षा का काम करती है। चलिए, त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं त्वचा को? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है सभी काम में माहिर। तो त्वचा को कहा जाता है सभी काम में माहिर, क्योंकि यह सुरक्षा का काम करता है, विटामिन डी निर्माण करने का काम करता है, मतलब सबसे बाहर का चीज़ होता है और ये हर तरीके से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसमें यह संवेदनशील होता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है। तो इस तरीके से त्वचा जो है बहुत तरह का काम करता है, इसलिए उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। हृदय पेशियाँ केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। हृदय पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? वह हृदय भित्ति यानी कि हार्ट वॉल में ही पाई जाती है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्यों पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में? क्योंकि वहाँ पर बहुत हमेशा काम करते रहना पड़ता है, तो वहाँ पर हमेशा ऊर्जा चाहिए, इसलिए हृदय पेशियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है, तो हृदय पेशी में। हृदय की पेशियों के संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। हृदय की पेशियों में संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशी के नियंत्रण में होता है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है कि हृदय पेशी में जो संकुचन और का जो नियंत्रण होता है, यानी वो जो दिल का धड़कना जो होता है, यह तंत्रिका तंत्र नहीं डिसाइड करती है, यह खुद वहाँ की पेशियाँ डिसाइड करती है, ठीक है। मतलब वो उनके नियंत्रण में होता है, कब कितना घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है। पेशियाँ मानव शरीर का औसत 40% से 50% भाग बनाती है, ठीक है। 40 से 50% भाग पेशियाँ बनाती है। पेशीय तंतुओं के आवरण को सार्कोलेमा एवं इनमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। तो इसका जो आवरण होता है, यानी कि ये देखिए, जैसे यह मान लीजिए कि एक तरह का पेशी है, तो इसका जो आवरण है यानी कि ऊपर का जो कोटिंग है, इसको क्या कहते हैं? इसको, यह किसका बना होता है? यह बना होता है सार्कोलेमा का। और अंदर जो पानी है, तरल पदार्थ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। उत्तकी हिस्टोलॉजी उत्तक के अध्ययन को कहते हैं। यह तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है, यानी बहुत तेज गति से होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनमस नर्वस सिस्टम के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय को आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। आकुंचन यानी कि हृदय को कब संकुचन करना है, कब खुलना है, बंद होना है, यह तो मतलब कि वह खुद करता है। अभी हम लोग पढ़े भी थे यहाँ पर कि हृदय की जो पेशियाँ होती है वह कब संकुचित होगी, कब क्या होगी, उसका जो नियंत्रण है वह कौन करता है? वहाँ की पेशियाँ खुद करती है, वह तंत्रिका तंत्र नहीं करती है, ठीक है। लेकिन हृदय का गति जो होगा, धड़कने का गति, वह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनमस नर्वस सिस्टम करती है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये तंतु हृदय को आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं कि कब कितना धड़केगा, वह यह प्रभावित करता है। लेकिन वह आकुंचन जो होता है यानी कि सिकुड़ना और खुलना जो होता है, वह वहाँ की खुद की पेशी करती है, ठीक है। इसलिए देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा शायद मिस टाइप हो गया, इसलिए देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो भी हृदय सामान्य दर से धड़कता रहता है, ठीक है। तो हृदय जो है वह सामान्य दर से धड़कता रहेगा। मान लीजिए कि ऑटोनमस नर्वस सिस्टम को अगर काट दिया जाए तो भी हृदय जो एक सामान्य गति से तो धड़कता रहेगा। लेकिन ऑटोनमस सिस्टम क्या बताता है, नर्वस सिस्टम, कि अब आपको कब तेज़ धड़कना है, कब जल्दी धड़कना है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। लेकिन एक सामान्य गति से धड़कते रहेगा, वह खुद वहाँ की पेशियाँ होती है, ठीक है। बेसिकली हम इसमें लिखा क्या गया है, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि
कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को डर लग रहा होता है तो तेज़ से धड़कने लगता है, कभी क्या होता है नॉर्मल होता है तो हम लोग मतलब दिल नॉर्मल धड़क रहा होता है, ठीक है। तो कब तेज़ कब, और कभी हम लोग जब हम लोग सो रहे होते हैं तो वहाँ बहुत मतलब धीरे धीरे धड़क रहा होता है। तो यह कौन डिसाइड करता है? यह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के जो तंतु होते हैं वो डिसाइड करते हैं। मान लीजिए अगर इसको काट भी दिया जाए, वहाँ जो नर्व्स पहुँचा है उसको काट भी दिया जाए तो क्या होगा कि वह सामान्य गति से तो धड़कता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हृदय का जो आकुंचन की जो प्रेरणा है वह कौन देता है? वह देता है वहाँ की खुद की पेशी, ठीक है। जो कार्डियक पेशी होता है, यानी कार्डियक मसल्स जो होता है वह खुद उसको प्रेरणा देता है, ठीक है। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ भी आया होगा। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं और ये देख लेते हैं कितना सारा है। तो काफ़ी सारा है, 100 है, तो इसको हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 100 है, 50-50 हम लोग लेकर चलते हैं। सेल वाले में भी इसी तरीके से किए थे। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया मस्कुलर सिस्टम के बारे में। इसके पहले हम लोग उत्तक पढ़े थे, जाकर देख लीजिए, तभी आप उत्तक और मस्कुलर टिश्यू मतलब मस्कुलर सिस्टम दोनों के का क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग कल और परसों में 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।